को ही कंपेयर करेंगे। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ रहे हैं। So this is one of the reason why we say like the rate should be compared at the very fast, I mean 30 seconds. मतलब जितना आप अर्ली रेट निकालोगे उतना आपका रिजल्ट फेयर होगा। कभी आप ये ना कहें कि आप रेट यहाँ कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर आप 110, 180 और 150 के दरमियान रेट कंपेयर करेंगे तो 150 और 180 के दरमियान आप इसका रेट देखो कितना फर्क आया होगा। इसको यहाँ से देखें और फिर अगले वाले डॉट को देखें तो इनके दरमियान डिफरेंस निकालें। इसी तरह अगर आप इसके दरमियान 4 पे डिफरेंस निकालेंगे तो उसका डिफरेंस भी निकालेगा, तो आपको लगेगा जो स्लो है वो फास्ट हो जाएगा और जो फास्ट है वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। सो ये बात अच्छी तरह ज़हन में याद रखिए कि वी विल ऑल बी व्हेनेवर you are going to compare different reaction, you just have to compare the initial rate of these reactions. ठीक है बेटा? अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 0.5 से तो कितना हो जाएगा? 20 times. हाँ, तकरीबन 20 टाइम्स। और अगर आप इस तरह करते हैं एवरेज के हिसाब से तो इतना फर्क नहीं आता। तो दिस इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। सो ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट द रेट इनिशियली एट 30 सेकंड्स। तो हम इन सब के रेट्स को यूं कंपेयर करेंगे, ये 30 सेकंड पे 0.5 आ रहा है, जब हमने एंजाइम 1 कर दिया तो ये 1 आ गया, जब हमने एंजाइम 2 किया तो इसका रेट 1.5 हुआ, जब एंजाइम 3 किया तो इसका रेट जो है वो 2.7 हुआ, जब हमने 4 किया तो इसका रेट जो है वो 3 पॉइंट समथिंग हुआ। तो इनिशियल रेट पे हम देखा करें। अच्छा, अब एक बात मुझे और बताएं, अब अगर मैं इनिशियल रेट के हिसाब से इनका ग्राफ बनाऊं तो वो कैसे आना चाहिए? लीनियर ग्राफ आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आना चाहिए। अगर हम सिर्फ इनिशियल रेट लेके यहाँ पर अगर हम, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, अब यहाँ मैंने क्या लिखा है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किस चीज की? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम की ये एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन है। और यहाँ क्या लिखा है? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा जब 0.5 आपके पास एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन थी, उस वक्त 30 सेकंड में क्या रेट आया था? याद है? मैं दिखा देता हूँ। 10 आया था सर। ये देखें 0.5 था। 0.5 30 सेकंड में था। तो अगर आप बाकी चीजें फैक्टर कांस्टेंट कर दे और आप 30 को डबल करते जाएंगे तो फिर 60 में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना। 30 में अगर 0, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं हो रहा। अगर आप इस ग्राफ से देखें यहाँ तो 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ तो यूजुअली रेट स्लो होता जा रहा है। तो अगर हम इस स्लो वाले फैक्टर्स को नजरअंदाज करें, इनको इग्नोर करें, तो फिर हम ये कहेंगे कि 30 के हिसाब से अगर 0.5 है तो 60 के हिसाब से कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कितना लिया है? ये देखो 1 लिया है, 1 लिया है। फिर अब दूसरे एंजाइम पे आ जाएगा। दूसरा एंजाइम हमारा कौन सा था? 1 इसका इनिशियल रेट क्या है? 1 है, 1 है ना? बताएं बेटा। यस सर। 1 है। तो फिर 60 में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे तकरीबन 2 कर दिया है। अच्छा, इसी तरह अगर हम यहाँ देखते हैं फिर 2 पे कितना रेट है? कितना है? 1.8 1.7 या 1.8 समथिंग है। इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.6। तो आप देखिएगा यहाँ पे 3.6 लिया होगा 2 पे। 2 ये है, कितना लिया है? 3.6 या समथिंग लिया हुआ है। ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ आते हैं 3 पे लेते हैं तो 3 का इनिशियल रेट क्या है? 2.8 है शायद। 2.8। तो इसका डबल क्या होगा? 5.6। तो हम देख लेते हैं 5.6। ये देखिए 5.6 आ रहा है। और इस तरह सबसे आखिर वाला जो है 4, इसका इनिशियल रेट कितना था? 3.5। तो इसका डबल क्या होगा? 7। तो इसका 7 आ रहा है। तो अगर हम अपना वर्चुअल हिसाब लगाएं और रेट को 1 में कन्वर्ट करें 30 सेकंड के हिसाब से, तो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि इनिशियल रेट में बिल्कुल फेयर कंपैरिजन होती है, कोई गड़बड़ नहीं होती। लेकिन जो कि हर रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट कम हो रहा होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता। अब देखिए ना, मैं एक चीज बताऊं, आप अगर कहते हैं कि सपोज कर इनिशियल रेट के हिसाब से बात करें और आप कहें कि सबस्ट्रेट कम ना हो रहा हो, सबस्ट्रेट को हम कम होने ना दें, तो फिर हमारे पास जो 4 वाले का रेट था वो कितना था? यहाँ पर 7 था ना हमारे हिसाब से। अगर अब ये एज्यूम कर ले कि सबस्ट्रेट कम नहीं हो रहा, हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं,
इनिशियल रेट के हिसाब से तो कितना होना चाहिए 7। क्या ये 7 है? कितना है? 1 मिनट में निकाले कितना है रेट बेटा? 5.5 अब देखो ना, अब देखो यहाँ ओरिजिनली जो हमें मिल रहा है वो 5.5 है, लेकिन अगर हम इनिशियल के हिसाब से देखें तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 तो कितना बड़ा फर्क आ गया, क्योंकि वहां पर आप सबस्ट्रेट को आप कम होने दे रहे हैं। यहाँ हम सबस्ट्रेट को कम होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम इनिशियल रेट के हिसाब से जा रहे हैं। इनिशियल रेट में जितना सबस्ट्रेट था उतना ही हम बार बार डाल रहे हैं ताकि कम रहो, तो रेट पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो, इसलिए 7 रेट आ रहा है। और यहाँ हमारे पास जो रेट है वो कितना आ गया? 5 पॉइंट समथिंग आया। आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग नाउ। yes sir तो यही बात मैं आपसे यहाँ पे कर रहा था। Since the quantity of hydrogen peroxide is the same in all 5 reactions, तो मैं एक चीज और बताऊं, ये जो जितने भी कर्व है ना, ये जाके एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है आपने? टोटल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो सबका बराबर आएगा क्योंकि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ली है अपने सबस्ट्रेट की। लेकिन देखो, ये जल्दी स्टेल्ट हो जाएगी, ये बहुत दूर जाके कहीं मिलेगी, लेकिन इस सब का पॉइंट एक ही होगा और एक ही पॉइंट पे सब मिलेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सेम बनेगा। अलबत्ता इनकी जो टाइम है वो ज्यादा खर्च होगा, इसका टाइम कम होगा, इसका टाइम ज्यादा, इसे और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसको और ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, since the quantity of hydrogen peroxide is the same in all 5 reactions, the total volume of oxygen eventually produced will be the same at the end of each reaction. To work out the initial rate for each enzyme concentration, another graph can be plotted showing the initial rate of reaction against the enzyme concentration. बेटा समझ आ गई बात? yes sir चलिए देन इंशाल्लाह ताला। जी बेटा, तो अब इसको हम ये तो पिछली जो क्लास हमारी चल रही थी उसकी थोड़ा सा रह गया था, तो अब इसकी कंटिन्यूटी होगी, आगे हम पढ़ रहे हैं कि इसी ग्राफ को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। और तो मेरे साथ रहिएगा, मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। बेटा आप लोगों को कुछ भी कोई पूछना हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा, कुछ समझ में ना आई हो या कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछिएगा प्लीज। Just give me a few seconds please. Just going to share this video with you. That is the rate of comparing enzymes. That is the, yes. Right, so let me to share the animations with you. हमने कल जो डिस्कशंस की थी कंपेयरिंग रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन के हवाले से, उनमें कुछ बुनियादी बातें ये थी कि जो हमारा ग्राफ था वो हम उस ग्राफ के अंदर एक ही किस्म का सबस्ट्रेट था, जो कि क्या था? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, और इसके ऊपर हम एंजाइम की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहे थे। वंस अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पोटैटो को हमने क्रश किया। पोटैटो के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कैटालेज। पोटैटो को क्रश करने के बाद उसके डिब्रीज वगैरह को सेपरेट करके उसका जो सॉल्यूशन है वो हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या बीकर के अंदर रखा और उसमें से अलग अलग वॉल्यूम लिए। एक बार लिया हमने 0.5 cm क्यूब, फिर हमने लिया 1 cm क्यूब, फिर लिया 2 cm क्यूब, फिर लिया 3 cm क्यूब, फिर लिया 4 cm क्यूब। अब हमने वॉल्यूम बढ़ाया सॉल्यूशन का, किसका? पोटैटो के फिल्ट्रेट का सॉल्यूशन। अब जाहिर सी बात है, जितना आप वॉल्यूम ज्यादा लेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते जाएंगे एंजाइम का, तो इनडायरेक्टली आप एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। हमने एंजाइम को पर्टिकुलरली मेजर नहीं किया, लेकिन उनका जो वॉल्यूम है उसके अंदर हमें पता है कि एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो उस बेस के ऊपर हमने रिएक्शन किया। हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया, मतलब हर जगह, दोनों जगह, पांचों एंजाइम्स के लिए हमने सबस्ट्रेट फिक्स लिया।
मसलन जो H2O2 है, जो हमारा सबस्ट्रेट है, वो हमने लिया सपोज करें 10 cm³ और 10 cm³ के अंदर हमने पहला रिएक्शन के लिए पहला एंजाइम डाला जो कि 0.5 cm³ था वॉल्यूम। फिर एक और एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर भी 10 cm³, 10 cm³, 10 cm³। इसका जो H2O2 तो हमने हमेशा कांस्टेंट लिया, सबस्ट्रेट कांस्टेंट लिया, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन हमने बढ़ाई 0.5 से लेके 4 तक। अब हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा वो तो सेम बनेगा क्योंकि ये सबस्ट्रेट सेम है। हाँ, अलबत्ता टाइम का फर्क होगा। जहां एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां ऑटोमेटिकली रेट जो है वो फास्ट होगा, और वो हमें इस ग्राफ के अंदर बहुत अच्छी तरह नजर आ रहा है। अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो इसमें वो चीज हमें नजर आ रही है कि किस तरह क्या हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। लुक एट दिस ग्राफ। अब हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो तो फिक्स्ड है, 10 cm³ हमने लिया है फॉर एग्जांपल, और एंजाइम जो हम डाल रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं। ये कर्व हमें शो कर रहे हैं, ये जो आपको 5 कर्व नजर आ रहे हैं ये हमें रेट बता रहे हैं कि कितनी देर में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये असल में इसने चूंकि ग्राफ आधा काट दिया है यहाँ पे, अगर आप ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट करके इन एरोस को आगे लेके जाएंगे तो वो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, इसलिए कि प्रोडक्ट तो सब में बराबर आएगा। ये अलग बात है कि किसी में ज्यादा देर लगेगी, किसी में कम टाइम लगेगा। तो मुझे बता सकते हो इस वक्त सबसे ज्यादा देर किस एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में लगेगी, ज्यादा टाइम किस एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में लगेगी? डू यू हैव आइडिया अमंग इन these 5 concentration, I mean these 5 volumes of enzyme? सर जी, इनिशियल रेट या फिर फाइनल प्रोडक्ट? नहीं मैं रेट की बात नहीं कर रहा। देखो मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा देर किसको लगेगी, टाइम कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर इनिशियल की बात नहीं कर रहा, आई मीन फाइनल प्रोडक्ट जब हमारे पास बचेगा तो उसमें ज्यादा टाइम कौन लेगा कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करने में? सर हाँ हाँ जीरो 0.5 cm³ जो है ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा रिएक्शन को कंप्लीट करने में, क्योंकि ये इसके अंदर एंजाइम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। जी बेटा कुछ पूछना है? बेटा आप में से किसी ने कुछ पूछना था? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा, विल्स कॉलेज वाले। नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो कुछ पूछना हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा बेटा। आप यहां से देखो ना, आपको बहुत आसान सी बात नजर आ रही है। 240 सेकंड्स पे, 240 सेकंड्स पे सबसे कम प्रोडक्ट किसने बनाया है? सबसे कम 0.5 ने बनाया है ना। इसका मतलब है बहुत स्लो चल रहा है, तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा वो प्रोडक्ट बनाने में। जबकि अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनाया है 4 ने, इसलिए 4 बहुत जल्दी रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। और लेकिन प्रोडक्ट दोनों का सेम होगा। अब चूंकि यहाँ एक्स वाई एक्सिस के ऊपर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, टोटल वॉल्यूम है ये, तो हम इस इक्वेशन को सीधा नहीं कर सकते। सीधा करने का मतलब है कि ये कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट पूरा हो गया। हमने ड्यूरिंग द रिएक्शन इसको चेक करने के लिए ग्राफ बनाया है। ड्यूरिंग द रिएक्शन ये सारे अभी चल रहे हैं, और जब हम कहेंगे कि ये खत्म हो गया रिएक्शन तो ये सारे पॉइंट एक जगह पे मिलेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो जिसमें सबसे ज्यादा एंजाइम है वो बहुत फास्ट काम कर रहा है, और इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन ये है कि जब बहुत सारे एंजाइम होंगे तो बहुत सारे एक्टिव साइट्स होंगे, मोर एक्टिव साइट्स आर अवेलेबल। जब ज्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगे तो इसका मतलब है सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान कोलिजन की, जो सक्सेसफुल कोलिजन के चांसेस है वो बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कंडेंस मास है एंजाइम की भी और सबस्ट्रेट की। तो जितने ज्यादा लोग होंगे एक छोटी सी एरिया में, वहां उनकी टकराने के चांसेस बढ़ेंगे। द मोर एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम द हायर विल बी द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। ठीक है, ये समझ आ गया? अच्छा, फिर हमने कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालें। इस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? आप कहते हैं किस टाइम पे पूछ रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 120 सेकंड्स पे रेट क्या है।
तो मैं ये कहता हूं कि 120 पे 0.5 कितना प्रोडक्ट बना रहा है, 1 कितना प्रोडक्ट बना रहा है, 2 कितना प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, प्लीज 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 जरा मेरी बात गौर से सुने, मैं क्या कह रहा हूं, जरा इसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा और मुझे एक जवाब चाहिए आप लोगों का, सबका। कोई भी स्टूडेंट कैलकुलेट करके मुझे बताएं। बेटा ये बताइएगा, अगर मैं इस एंजाइम की बात करता हूँ 1 cm क्यूब वाली की, देखो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, और आपसे पूछता हूँ कि ये बताइएगा कि 180 से लेके 210 तक, 180 से लेके 210 सेकंड्स तक इस एंजाइम में इस दौरान इस 30 सेकंड के अंदर कितना प्रोडक्ट बनाया है, तो जरा मुझे कैलकुलेट करके बता दो कितना बनाया है। Sir, can you repeat? 1 cm क्यूब जो हमारा एंजाइम है, इसने 180 सेकंड से लेके 210 सेकंड्स के दरमियान जो 30 सेकंड का गैप है, इनमें कितना प्रोडक्ट बनाया है सिर्फ इस दौरान, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, एक अंदाजे के हिसाब से मालूम करें। 0.5. 0.5 कैसे, कहां से कहां तक शुरू किया आपने, कहां पे खत्म किया? 4 से शुरू किया था, 4.5 पे खत्म। अच्छा चलो मान लेते हैं इस बात को। अब जरा आप कैलकुलेट कीजिएगा 2 पे, 2 में कितना फर्क आया है इसी 30 सेकंड के अंदर 180 और 210 के दरमियान। जी कितना आ रहा है? सर 0.5 ही आ रहा है। चले चले, तो आपके हिसाब से इसको ज्यादा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 2 एंजाइम तो बहुत ज्यादा है, हाँ? होना चाहिए था। लेकिन देखिए ना, अब रेट बराबर हो गई, और जब आगे थोड़ी देर और जाओगे तो फिर इस 2 का रेट 1 से कम हो जाएगा, तो ये तो 22 हो गया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि 2 के अंदर सबस्ट्रेट कम बचा है, 1 के अंदर सबस्ट्रेट ज्यादा है। मैंने कल बताया था आप लोगों को, जो रेट शुरू में फास्ट होता है उसमें कन्वर्जन सबस्ट्रेट की ज्यादा तेजी से होती है। कन्वर्जन से मुराद है सबस्ट्रेट बहुत तेजी से गिर रहा होता है, और जिसमें स्लो रिएक्शन होते हैं वहां सबस्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा होता है। तो सबस्ट्रेट के फर्क आने की वजह से जो स्लो रिएक्शन है वो आगे इंटरवल के अंदर तेज हो जाता है। चले मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ, इस वक्त जो आपके पास 4 cm क्यूब वाला एंजाइम है, 4 cm क्यूब वाला, इसका जरा बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है 180 और 210 के दरमियान? सर 0.2 या 0.3 का। हाँ अब देखो, बहुत क्लियर बात हो गई। अब हम मुझे बताएं 4 में और 1 में किस में एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? 4 में। Sir, 4. तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होना चाहिए, 1 का या 4 का? 4 का. 4 का। लेकिन अगर मैं बीच में रिएक्शन को कैलकुलेट करूं, बीच में मतलब 180 से 210, तो कौन शो कर रहा है कि किसका कन्वर्जन रेट, टर्नओवर रेट किसका फास्ट है, 1 का या 4 का? 1 का ज्यादा. तो देखो ये 22 हो गया ना। हालांकि ये तो आप कहते हैं कि यार ये क्यों 22 है, 4 का तो रेट बहुत फास्ट होना चाहिए था, टर्नओवर रेट बहुत फास्ट होना चाहिए था। अब असल में 22नेस इसलिए है कि इस वक्त 180 पे अगर हम सबस्ट्रेट काउंट करें तो सबस्ट्रेट 4 के अंदर अगरचे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन यहाँ सबस्ट्रेट कम हो गया क्योंकि सबस्ट्रेट बहुत तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब अगर आप यहाँ से रिएक्शन को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो ये तो 22 है, सबस्ट्रेट बराबर ही नहीं है, हर एक के अंदर सबस्ट्रेट चेंज है। मुझे आप लोग बता सकते हो कि 180 पे 180 सेकंड्स पे इन चारों एंजाइम में किस जगह पर किस सॉल्यूशन के अंदर सबस्ट्रेट सबसे ज्यादा होगा? सर 0.5 वाले में 0.5 सबसे ज्यादा होगा 180. सबसे ज्यादा होगा, तो इसका रेट भी फास्ट होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि 4 3 2 1 ये सब जो है फ्लैट हो जाएंगे, इसके रेट रुक जाएंगे, और उस वक्त भी 0.5 चल रहा होगा, मतलब हम कि इसके रेट 0 है और ये अभी भी बढ़ चुका है। तो हम कभी भी रिएक्शन को जब कंपेयर करते हैं तो किसी मिड पॉइंट को नहीं लेंगे, इसलिए हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरिजन जब होगी तो हम हमेशा सबके इनिशियल रेट लेंगे और इस पे फैसला होगा। ये मैंने कल समझाया था आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? Why we are taking the initial rate of reaction? Because it is fairly the concentration of the substrate is nearly remains same
for all the reaction chambers. And with the passage of time, the substrate concentration is going to be changed. So when change means वहां जहां rate fast था, the faster rate will have less concentration of the substrate, while the slow reaction have more substrate concentration, which adversely change the process. I mean, the slowest reaction shows the fastest conversion in the midpoint, and the fastest reaction show less conversion rate in the middle of the reaction. That's why we say that we always have to compare the initial rate of reaction. Got it? कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब अगर हम इस बात पे फैसला करना शुरू करें कि अच्छा ठीक है यार, छोड़ दें इनको, हम इनिशियल रेट सबके कंपेयर करते हैं। तो इनिशियल रेट कंपैरिजन के लिए अगर हम इनिशियल रेट लेते हैं तो इनिशियल रेट का मतलब होते हैं पर मिनट। अगर हम लेते हैं, ये तो हम 30 सेकेंड है ना, तो इसको फिर हम डबल करते जाएंगे अगर हम इसको पर मिनट करना चाहें। तो मुझे बताएं 0.5 cm³ का इनिशियल रेट कितना है, कितना प्रोडक्ट बना रहा है ये? 0.5 बना रहा है, ऐसा ही है। तो जब ये 0.5 30 सेकेंड में बना रहे हैं तो इसका रेट कितना होना चाहिए? रेट हमेशा पर मिनट होता है, तो 30 सेकेंड में अगर 0.5 है तो इसका रेट होगा 1 cm³। 1 cm³, सही है, 1 cm³। तो हम चेक करते हैं कि क्या वाकई 1 cm³ है, तो हम आगे 60 सेकंड पे आके इसी का रेट दोबारा चेक करते हैं, क्या ये 1 cm³ है? थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस एंजाइम पे आते हैं 1 वाले पे। 1 का 30 सेकंड में क्या रेट था? 1 cm³। तो 1 मिनट में कितना होना चाहिए बेटा? 2 होना चाहिए था। तो 60 पे अब देखते हैं कि तो क्या ये 2 है? कम है। चले, अब हम सबसे आखिर वाला देखते हैं, मैक्सिमम वाला, 4 वाला। 4 वाला का इनिशियल रेट क्या है? अगर आप 30 सेकंड पे देखते हैं तो कितना है? 3.5। तो 60 सेकंड पे कितना होना चाहिए था? 7 होना चाहिए था। क्या ये 7 है? 5.4 है या 5.5 है। तो ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है रेट में। और ये क्यों डिक्रीज हुआ है? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम सबस्ट्रेट जो ही कम होता जाएगा तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन के जो चांसेस है वो कम होते जाते हैं और टाइम लगता है। मतलब ये टकराएंगे तो जरूर, लेकिन टाइम लेगा, और ज्यादा टाइम लेगा। जितने सबस्ट्रेट ज्यादा होते हैं, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट जल्दी जल्दी टकराते हैं। अगर आप सबस्ट्रेट कम करते जाएंगे तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे और फिर उनके जो टकराने का रेशियो है, उसका जो टाइम पीरियड है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आगे आपका रिएक्शन स्लो होता है। समझ रहे हो? यस सर। अच्छा जी, तो अब आप देखें, since the quantity of hydrogen peroxide is the same in all 5 reactions, the total volume of oxygen eventually produced will be the same at the end of the reaction. At the end of the reaction, प्रोडक्ट मतलब सारे कर्व एक पॉइंट पे मिलेंगे आखिर में, अगर आप फुल टाइम दे दें इनको। To work out the initial rate for each enzyme concentration, another graph can be plotted showing the initial rate of reaction against the enzyme concentration. अब अगर हम ये समझ ले कि हमारा जो इनिशियल रेट था 30 सेकेंड वाला, जैसे हमने पहले लिया था 0.5 सेंटीमीटर क्यूब आया था, तो हमने 60 करके 1 कर दिया, जो कि 1 से कम आ रहा था। अगर हम उस कम को इग्नोर कर दें, आई मीन अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएं, जो ही कभी भी कॉन्सेंट्रेशन कम ना होने दें, तो बेटा बताओ, क्या आपको लगता है कि आपका रेट फिर भी कम होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम? आई मीन ये जो पीछे वाला ग्राफ था, उसमें अगर मैं नीचे टाइम की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन लिख दूं, यानी मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता जाऊं, सबस्ट्रेट की बढ़ाता जाऊं, तो क्या लगता है फिर भी रेट कम होगा? जाहिर सी बात है, फिर तो आपके पास सबस्ट्रेट कम ही नहीं हो रहा। आप एंजाइम ने जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, आपने फिर उतना ही सबस्ट्रेट डाला, फिर उतना ही डाला, तो इसका मतलब है हर टाइम पे, हर सेकंड पे रेट कांस्टेंट चलेगा। उस वक्त तक चलेगा जब तक सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम से ज्यादा नहीं होती। यानी अगर आपने सबस्ट्रेट तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया और एंजाइम का जो रेट है ऊपर वो स्लो है, तो फिर क्या हो जाएगा? आई मीन एंजाइम के एक्टिव साइट सारे फुल है और आपने फिर भी सबस्ट्रेट डालना शुरू किया, तो फिर रेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर एंजाइम एक्सेस में है
सबस्ट्रेट कम हो रहा है और आप सबस्ट्रेट पूरा कर रहे हो, तो फिर आपका जो ग्राफ है वो यूं बनेगा, ये देखिए स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि कभी भी रेट जो है आपका वो कम नहीं होगा। और देखो इस वक्त मैंने y एक्सिस के ऊपर क्या रखा हुआ है, इनिशियल रेट रखा है, तो आपका इनिशियल रेट कभी फॉल नहीं होगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। अगर हम इनिशियल रेट के हिसाब से बात करें तो आप देखिएगा कि 0.5 पे हमारा रेट 1 था, 1 पे जो है 2 था और 4 पे 7 आ रहा था। मैंने इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं कि कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो रहा, तो फिर हमारा जो रेट है वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, चल बेटा 1 सेकंड मुझे दीजिएगा जरा। इनहिबिटर, आज हम क्या पढ़ेंगे? इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है उस पर थोड़ी सी डिस्कशंस करते हैं, सो प्लीज मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन फिर देख ले। The graph shows that the initial rate of reaction increases linearly. क्यों? The reaction rate is directly proportional to the enzyme concentration. यहाँ अगर एंजाइम की concentration ज्यादा हो रही है तो रेट बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। पहले भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन शुरू में तो प्रोपोर्शनल था लेकिन बाद में नहीं था। The more enzymes present, the more active sites will be available for the substrate to slot into. As long as there is plenty of substrate available, मैंने क्या कहा था, अगर आप substrate कम ना होने दें, substrate को बढ़ाते रहें, as long as there is plenty of substrate available, the initial rate of a reaction increases linearly with enzyme concentration. As long as there is plenty of substrate available, the initial rate of a reaction increases linearly with the enzyme concentration. अगर substrate ज्यादा हो तो ये हमेशा linearly rate बढ़ता जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं मैं आपके साथ अब एक्सप्लेन करूंगा। इनहिबिटर्स बिल्कुल एंजाइम्स के ऑपोजिट हैं। जिस तरह एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बढ़ाता है, तेज करता है, इनहिबिटर्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करते हैं या बाज़ औक़ात बिल्कुल रोक देते हैं। आई मीन इनहिबिटर्स जो है वो एंजाइम्स के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, एंजाइम्स के मॉलिक्यूल को रोकता है। तो दोज एंजाइमेटिक रिएक्शन, वो एंजाइमेटिक रिएक्शन जहां एंजाइम्स इन्वॉल्व हो, उन एंजाइम्स को इनएक्टिव करने के लिए इनहिबिटर से काम लिया जाता है। सो इनहिबिटर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, inhibitors play very important role to control the rate of certain types of enzyme reaction by suppressing or decreasing the rate of reaction. Inhibitors are chemicals that slows down the rate of chemical reaction by decreasing enzyme activity. बेटा ये जरूरी नहीं है कि प्रोटीन हो, they are chemicals. Inhibitors कुछ chemicals होते हैं जो कि रेट को स्लो करते हैं और inhibitors के बहुत सारे फायदे हैं। There's a lot of advantages of the inhibitors. Like some of the inhibitors, like if for example बाज़ औक़ात कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स है या कुछ ऐसे डेंजरस केमिकल्स है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। या मैं आपको बताऊं कि कोई बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के ऊपर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं? दे आर रिलीजिंग सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं
अब उन बैक्टीरियल एंजाइम को रोकने के लिए कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि इनहिबिटर्स के तौर पे काम करते हैं, और वो उन बैक्टीरिया के एंजाइम्स को इनहिबिट कर लेते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से काम ना कर सके। ब्लॉकर होते हैं वो। अच्छा, इसी तरह कुछ इनहिबिटर्स बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करता है जो हमारे एंजाइम्स को रोकते हैं या एंटीबायोटिक को रोकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक जो हम लोग ये पेनिसिलिन खाते हैं तो बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो पेनिसिलिनेज एक एंजाइम होता है बेसिकली जिससे पेनिसिलिन जो है वो एक्ट कर रहा होता है। बहरहाल इस लॉन्ग स्टोरी पे उस तरफ हम जाएंगे तो इनहिबिटर्स का काम बाज रिएक्शन को स्लो करना हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि वो रिएक्शंस हमारे लिए लीथल होते हैं, इसलिए इसको रोकना जरूरी होता है। तो बहरहाल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स दो तरह के होंगे, आपसे शेयर करूं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं। पहले हम कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स which have same complementary structure as those of substrate molecule for the active sites of the enzymes are known as competitive inhibitors. अच्छा, यहाँ कुछ ऐसे इनहिबिटर्स, ये कुछ ऐसे इनहिबिटर्स है बेटा कि जिनकी शेप बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होती है। ऐसे इनहिबिटर जिनकी शेप सबस्ट्रेट की तरह होती है। तो जब इनकी शेप सबस्ट्रेट की तरह होती है तो एंजाइम कंफ्यूज होगा कि वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, ओरिजिनल सबस्ट्रेट पे एक्ट करे या इनहिबिटर पे एक्ट करे, क्योंकि इनहिबिटर की शेप भी बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह है। तो अगर एंजाइम इनहिबिटर के साथ अटैच होता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, मतलब प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, और ये काफी देर तक इनहिबिटर के साथ बाइंड रहेगा। अब आपके सबस्ट्रेट फालतू पड़े हुए हैं, बेचारे वो एंजाइम के इंतजार में है, जबकि एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाउंड हो गया है। तो उस वक्त आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो जाएगा, बिकॉज इनहिबिटर्स बाउंड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ द because the enzyme bound with the inhibitors. I mean, inhibitors bound to the active sites of the enzymes. तो inhibitor जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे बैठ गए हैं, उन्होंने उसके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए सबस्ट्रेट बार बार आते हैं लेकिन उनको अपना एक्टिव साइट नहीं मिलता, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। आर यू गेटिंग बेटा, समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, अब क्या किया जाए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? The inhibitor molecules therefore can also bind with the active site of the enzyme, which decreases the chances of enzyme substrate complex formation. अब जाहिर सी बात है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उस वक्त बनता है जब सबस्ट्रेट और एंजाइम का एक्टिव साइट आपस में बॉन्ड बनाए। अब उसके चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो गया है बाय द इनहिबिटर। ठीक, this lead to slower the rate of enzyme reaction because of lesser product formation per unit time. जाहिर सी बात है, अब ये जरूरी नहीं है कि सारे एंजाइम के एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो, क्योंकि इट्स लाइक अ कंपटीशन। हमारे पास सबस्ट्रेट भी है और इनहिबिटर्स भी हैं, अब उन दोनों भागेंगे एक्टिव साइट की तरफ। सो एवरीवन हु विन दिस कंपटीशन विल ऑक्युपाई द एक्टिव साइट। तो कंपटीशन है किनके दरमियान? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान मुकाबला है फॉर द एक्टिव साइट। जो पहले पहुंचेगा वो इसको इनहिबिट कर देगा और उस पर अटैक करके बाउंड बना देगा। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कि वो रिएक्शन जिसमें इनहिबिटर हो ही नहीं, सिर्फ एंजाइम और सबस्ट्रेट हो, और उस रिएक्शन को हम कंपेयर करें एक ऐसे रिएक्शन के साथ जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ साथ इनहिबिटर भी मौजूद हो, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि इनहिबिटर वाला रिएक्शन स्लो होगा। अगरचे ये सब चांस पे है, लेकिन पहले वाले में तो चांस भी नहीं बन रहा ना, वहां तो इनहिबिटर है ही नहीं। तो विदाउट इनहिबिटर वाला एंजाइमेटिक रिएक्शन अगर आप विद इनहिबिटर वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो रेट जो है विद इनहिबिटर वाला स्लो होगा एज कंपेयर टू विदाउट इनहिबिटर वाला। So it's like a comparative comparison between two types of reaction chambers, one with enzymes and one with without inhibitor and other with inhibitors.
Right. Competitive inhibition is, however, reversible and can be decreased by increasing the concentration of substrate molecule in a reaction mixture. The most important point. कहते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है ये रिवर्सिबल होती है, और अगर आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो दो तरीकों से ये इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को खत्म कर सकता है। दो तरीके कैसे? या तो शुरू में सबस्ट्रेट ज्यादा हो और इनहिबिटर बहुत कम हो, तो इनहिबिटर को मौका नहीं मिलेगा और सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट पे बैठेगा। या अगर फॉर एग्जांपल इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बैठ भी गया है, लेकिन आप इतना ज्यादा सबस्ट्रेट डालते हो कि वो सबस्ट्रेट बार बार उस एक्टिव साइट की तरफ मूव कर रहा हो जिसके ऊपर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बजाय इनहिबिटर बैठा हुआ है, तो वो इस इनहिबिटर्स को ट्रिगर करेगा बार बार कि वो जगह छोड़ दे। इसलिए जब आप सबस्ट्रेट ज्यादा करते जाओगे तो इनहिबिशन कम होती जाती है। यूजुअली less chances of inhibitors to bind with the active sites. So the more the concentration of the substrate, the lesser will be the competitive inhibition. And उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। यानी एक तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑलरेडी इनहिबिटर अटैच है और आप सबस्ट्रेट डाल रहे हैं तो उससे इनहिबिशन जो है वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो टेम्पररी होती है। याद रखिएगा क्या होगी? टेम्पररी होगी, और इसको रिवर्स किया जा सकता है with increasing substrate concentration. More substrate means more chances of enzyme substrate complex formation, because the active site of the enzyme are more likely to be occupied by the substrate molecule instead of inhibitors. This is a temporary inhibition. तो बेटा याद रखिएगा important बातें क्या क्या हुई। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कंपटीशन होती है किसके दरमियान? इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के दरमियान फॉर द एक्टिव साइट, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए ये कंपटीशन होती है क्योंकि इसमें जो इनहिबिटर का शेप होता है वो सबस्ट्रेट की तरह होता है, और एंजाइम सिर्फ सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक नहीं होता बल्कि इनहिबिशन के साथ भी इनका लिंक बन जाता है। तीसरी बात, अगरचे इनहिबिटर जरूर सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट पे बाउंड हो जाता है और रेट को स्लो भी कर देता है, लेकिन अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इस इनहिबिशन को हम स्लो कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो टेम्पररी होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, इसको रिवर्स किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एक्नॉलेज कीजिएगा ताकि मैं आगे नॉन कॉम्पिटिटिव की तरफ जाऊं। यस सर। Yes, sir. कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कीजिएगा ताकि चीजें क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर जी, अगर हम एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं, सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे तो एक पॉइंट तो आएगा, उस पे रिएक्शन वापस कम हो जाएगा। अनम रिएक्शन कम तो नहीं होगा ना, कम क्यों होगा जरा मुझे बताएंगे। आप जब कहते हैं कि कम होगा तो कम के लिए आपके ध्यान में क्या आइडिया है, क्यों आप कहते हैं कि कम होगा? आप ये कह सकते हैं कि रेट मजीद बढ़ेगा नहीं, लेकिन कम तो नहीं होगा ना सबस्ट्रेट अगर ज्यादा होंगे, क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट काम तो नहीं कर रहे सर, हैं। आई मीन ज्यादा वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो वो तो बगैर इनहिबिटर की भी होता है ना। अगर इनहिबिटर नहीं भी होता तो सबस्ट्रेट बढ़, क्योंकि वो तो लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा, और जब लिमिटिंग फैक्टर आ जाती है तो फिर तो जाहिर सी बात है वो फिर रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। वो तो इनहिबिटर था या नहीं था, तो मैंने पहले बताया था कि अगर आप सबस्ट्रेट हद से ज्यादा कर लोगे, इनका जो रेशो है उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर रेट नहीं बढ़ेगा, तो उसका इनहिबिटर के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा, अनम ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, मैं इस पे एक सवाल और निकल आया मेरे जहन में, आप सबसे पूछ रहा हूँ। दो रिएक्शन चैम्बर है मेरे पास, गौर से सुनो मेरा सवाल। दो रिएक्शन चैम्बर है, एक के अंदर सिर्फ एंजाइम और सबस्ट्रेट है और दूसरे चैम्बर में एंजाइम, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट तीनों है, ठीक है? अच्छा, मैं इन दोनों में सबस्ट्रेट बढ़ा रहा हूं, बताइएगा किस चैम्बर में रेट जल्दी नहीं बढ़ेगा, मतलब कब रेट सैचुरेशन पे आ जाएगा? विदाउट एंजाइम वाले में, मतलब किस में कम सबस्ट्रेट लगेगा रेट को कांस्टेंट करने के लिए? एंजाइम वाले में कम सबस्ट्रेट लगेगा
या एंजाइम इनहिबिटर और सबस्ट्रेट वाले में कम सबस्ट्रेट लगेगा रेट को कांस्टेंट करने के लिए? एंजाइम सबस्ट्रेट वाले में। और अगर जहां इनहिबिटर है वहां हमें मजीद और सबस्ट्रेट लगेगा, एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट, ताकि वो उस इनहिबिटर को वहां से रोक सके। बात समझ रहे हो बेटा? तो अगर आपसे कोई कहे कि सबस्ट्रेट किस में ज्यादा लगेगा, विदाउट इनहिबिटर वाले में या विद इनहिबिटर वाले में, तो ऑफ कोर्स विद इनहिबिटर वाले में हमें ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए होगा, क्योंकि एडिशनल एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट हमें चाहिए होता है ताकि वो उस इनहिबिटर्स को वहां से रोके। जबकि पहले वाले में चूंकि इनहिबिटर्स थे ही नहीं, तो वहां हमें एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट की जरूरत नहीं है, रेशो पूरा हो गया, बस रेट कांस्टेंट हो जाएगा, मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसमें इनहिबिटर है वहां सिर्फ रेशो को नहीं देखना होगा, बल्कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनहिबिटर को भी तो रोकना है, तो उसके मुकाबले में हमें कुछ एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट भी रखने होंगे। अनम, आर यू गेटिंग? यस सर। तो ये है वो रीजन कि हम किस में सबस्ट्रेट ज्यादा लेंगे और किस में सबस्ट्रेट कम लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक पॉइंट मेरे जहन में और आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ वो भी आपके साथ डिस्कस करूं। बेटा मुझे एक बात का जवाब दो, प्लीज प्लीज प्लीज, जरा कॉन्सेंट्रेशन से सुन ले। यार सवाल ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल है ए और एक मॉलिक्यूल है बी, गौर से सुनो, एक ए है और एक बी है, और ये दोनों सपोज करे कि किसी सबस्ट्रेट के साथ किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो मॉलिक्यूल है सी। तो ए जो है वो ए बी सी के साथ रिएक्ट करता है और बी सी के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन ए, अगर हमारे पास, सुनो गौर से, अगर हमारे पास सी के 10 मॉलिक्यूल होते हैं, सी के 10 मॉलिक्यूल होते हैं, तो ए का जो रिएक्शन है सी के साथ वो 1 सेकंड में खत्म हो जाता है, 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। अब अगर इस ए को अगर अब ए के बजाय हम बी को सी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहां हमें अगर रिएक्शन को 1 सेकंड में खत्म करना हो तो हमें कम से कम 20 सी के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। यानी ए और बी जब रिएक्ट करते हैं तो बी के सिर्फ 10 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, लेकिन अगर बी और सी रिएक्ट करते हैं तो फिर हमें सी के 20 मॉलिक्यूल चाहिए होती हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ए और बी में कौन से किस मॉलिक्यूल की एफिनिटी सी के साथ ज्यादा है? सवाल समझ में सर आया? एक ही ज्यादा है। ए की एफिनिटी ज्यादा है ना, क्योंकि यस। ए के पास सी के सिर्फ और सिर्फ 10 मॉलिक्यूल थी, तो 1 सेकंड में रिएक्शन खत्म हुआ, और बी के साथ 20 करने पड़े तब जाके 1 सेकंड में खत्म हुआ। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इनहिबिटर वाला रिएक्शन है जिसमें इनहिबिटर भी है, सबस्ट्रेट भी है और एंजाइम भी है, और एक ऐसा है जिसमें इनहिबिटर नहीं है, किसमें ज्यादा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, विद इनहिबिटर वाला या विदाउट इनहिबिटर वाला? इनहिबिटर वाले में ज्यादा विद यूज होगा। इनहिबिटर। तो जहां सबस्ट्रेट ज्यादा होगा वहां एंजाइम की एफिनिटी कम होगी या ज्यादा होगी? जहां ज्यादा सबस्ट्रेट यूज होगा वहां एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी एंजाइम कम की। होगी। कम होगी, क्योंकि हमें ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए तब जाके वो उस रेट पे आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम्स की एफिनिटी कम होती है। बात सही है? यानी जितने इनहिबिटर ज्यादा होंगे उतने एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के साथ कम हो जाएगी, क्योंकि आपको सबस्ट्रेट बढ़ानी पड़ेगी, और जब ज्यादा सबस्ट्रेट यूज करोगे तो इसका मतलब है एंजाइम की एफिनिटी कम है। सो द हायर the inhibitor concentration, yeah, the more the inhibitors, the lesser will be the affinity of the enzyme with the substrate molecule, because जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? Yes, मैं आप sir. लोगों, ठीक है। यस सर। ये हम पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, हम इन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, चूंकि ट्यूसडे से फिर हमारी फिजिकल क्लासेस होगी, तो मैं इसमें और इसको अच्छी तरह इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम फिजिकल क्लास में मिलेंगे, इसके बाद जो कंटिन्यूटी है वो हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि भी एक और क्लास मेरी शुरू हो रही है A2 की। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।